जय हिंद। एनडीए सीडीएस एस्पायरेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन पॉलिटी, एनडीए और सीडीएस दोनों के जो जनरल स्टडी है, जीके है, उसका महत्वपूर्ण गेट का ये महत्वपूर्ण चैप्टर होता है इंडियन पॉलिटी। कम से कम 10 क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं और हर बार मिलते ही हैं। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है कि एक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो और इंडियन पॉलिटी पढ़ लो और खूब सारा करंट अफेयर्स पढ़ लो। आप कभी भी गेट, एनडीए में गेट और सीडीएस वाले जनरल स्टडीज का पेपर कभी भी वो क्या नहीं कर सकते, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वालिफाई ना करें। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं यहां इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देश आजाद हुआ भाई 1947 में, देश आजाद हुआ। देश आजाद करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोचा कि नहीं, हम तो देश को अच्छे हाथों में ही हैंड ओवर करके जाएंगे जो हमारे हितों की रक्षा करे, क्योंकि हमने यहां पर मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, पुल बनाए हैं, पोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए, खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम पावर जो ट्रांसफर करेंगे वो कहीं ना कहीं बेहतर हाथों में ही करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, और ऑटोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं लाएंगे, डेमोक्रेसी ही देश के अंदर स्टैब्लिश करके ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, आपको तो पता है यदि ब्रिटेन ने हमारे देश में जितने भी साल शासन किया हो, हमारे यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। कौन सी मोनार्की थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब मोनार्की तो थी लेकिन रन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। आप मनमाने तरीके से हमारे देश पर शासन नहीं कर सकते। यदि भगत को भी, बल्कि भगत सिंह को भी फांसी दी जाएगी तो बिल्कुल लॉ के तहत दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनली दी जाएगी, कोई ऐसा नहीं कि लटका दी जाएगी। तो वहां बिल्कुल सिस्टम था। हाँ, एक बात थी कि वो थे तो हमको गुलाम ही बनाकर रखे थे, लेकिन सिस्टम था, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। जब वो हमारे देश से गए, बकायदा उन्होंने कहा हम आपका संविधान बनाकर जाएंगे, देश को सिस्टमेटिकली आजाद करा कर जाएंगे और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के को हम ये जो पावर है, ये जो गवर्नमेंट है, हैंड ओवर करके जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? चुनाव करवाए। जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक जो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, उसके लिए उन्होंने क्या करवाया? चुनाव करवाया। ठीक है, और इस चुनाव में जिस पार्टी को भी मेजोरिटी मिलेगी, उस पार्टी को हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनवाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो एक देश के अंदर पार्लियामेंट प्रोसीजर्स के जरिए बनता है। अब देखो, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। कब बनाई भाई? नवंबर 1946। याद रखें, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई 1946 में अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ये कौन सा मिशन प्लान था? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान, इसी के जरिए हमको इंडिपेंडेंस मिला है। ठीक है ना, अंग्रेजों ने इसी के जरिए हमको इंडिपेंडेंस दिया है। और ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यहां पर क्या हुआ? चुनाव हुए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चुनाव हुए। कुल सीट्स कितनी थी? 389। जैसे आज हम 545, मतलब लोकसभा में इतने जनरल इलेक्शन में हम चुनाव लड़ते हैं, जो भी जिसको भी 271 मिल जाता है वो मेजोरिटी मिल जाती है और वो सरकार बना लेता है। उस समय सीट कितनी थी? 389। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया, कौन सा? ब्रिटिश इंडिया। आपको तो पता है 2 इंडिया, मतलब एक ब्रिटिश इंडिया था और एक प्रिंसली स्टेट्स था। मतलब जो 1857 तक टिल 1840-57 जितनी भी ब्रिटिश सरकार ने, मतलब ब्रिटेन ने जितने भी एरिया पर कैप्चर कर लिया था, वो ब्रिटिश एम्पायर कहलाया। क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्राउन ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया था। 1857 के बाद देश में ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी और 1857 के बाद देश के अंदर क्राउन आ गया था। तो क्राउन जब आया तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और लैप्स ऑफ पॉलिसी जैसी चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, मतलब डलहौजी का जो पॉलिसी था कि भाई यदि आपकी खुद की संतान नहीं है तो आप गोद लेकर आप शासन नहीं करा सकते, यदि आप लॉ एंड ऑर्डर को फेल्यूर करता है, आपके पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो गया है, तो हम वहां पर क्या कर लेंगे? हम ब्रिटेन उस चीज को क्या कर लेगा, बल्कि वहां की जो ये है लैप्स कर देगा और उसको हमारी एनेक्सेशन कर लेगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के नाम से चलाया था। डलहौजी का सिस्टम था, ये आपको तो पता है। और ये जो झांसी की रानी वाला रिवॉल्ट और ये सब चीजें इसी में 1857 का जो रिवॉल्ट है उसका मेन एक वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ द 1847 रिवॉल्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। और जिसमें ये तो क्राउन ने क्या कहा कि भाई हम नहीं करेंगे। उस दिन से एक 2 स्टेट हमारे देश के अंदर 2 लोग राज कर रहे थे, एक ब्रिटिश एम्पायर था
और एक प्रिंसली स्टेट थे हमारे राजा रजवाड़ा। हमारे जी जितने भी किंग्स थे, छोटे छोटे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इंडिपेंडेंटली राज करते थे। आपको तो पता ही होगा, जो ब्रिटिश एम्पायर था वो गवर्नर सीधे सीधे किसके लिए, गवर्नर यहां पर जो रिपोर्ट करता था स्टेट सेक्रेटरी होता था, और स्टेट सेक्रेटरी को वो रिपोर्ट कर देते थे, ठीक है। और एक गवर्नर ही जब ब्रिटिश एम्पायर की बात करता था तो वो क्या होता था, वो ब्रिटिश एम्पायर पर गवर्नर होता था। जब दोनों की बात आजादी थी तो वो वाइसराय हो जाता था। प्रिंसली स्टेट्स की कोई प्रॉब्लम हो, कोई ग्रीवेंसेस हो, उनको यदि रिजॉल्व करना है तो वो वाइसराय हो जाता है। वाइसराय क्राउन को रिपोर्ट करता था और वो लायबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहां पर क्राउन सीधा एज ए वाइसराय गवर्नर जनरल सीधा सीधा क्राउन से अपनी बात करता था, ठीक है ना, और गवर्नर जनरल से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सीधे पार्लियामेंट से बात करता। तो ये जो चीजें हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी और पार्लियामेंट मिलकर काम खत्म कर दे। लेकिन वाइसराय है तो राजा, मतलब कि जो भी रानी राजा जो भी हैं, क्राउन से सीधे जाकर उसकी ये हो जाती थी। आप देखो ये प्रिंसली स्टेट्स को उस समय 93 सीट्स दिए थे। ये नॉमिनेट करेंगे, है ना, ये चुनाव नहीं कराएंगे, ये नॉमिनेट करेंगे, ये नॉमिनेट करेंगे। जो राजा जिसको पसंद करेगा वो यहां से सीट्स बैठेगा। प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए आप 93 सीट से आप नॉमिनेट कीजिएगा, ये पावर था इनको, कोई इलेक्शन नहीं, उनकी मनमर्जी से आप नॉमिनेट कर सकते हैं। पर इतने 296 पर क्या होगा, चुनाव होगा, बाकायदा चुनाव होगा। और कुछ उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी बनाई, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी भी बनाई कि कौन वोट कर सकता है, ऐसा बहुत सिस्टम बनाया। उसको आप यदि डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये गवर्नर प्रोविंसेस हैं 92 और चीफ कमिश्नर, आपको तो पता है पंजाब है, असम है, ये कमिश्नर हैं। जैसे आज यूनियन टेरिटरीज होती ना, उस समय उन्होंने कमिश्नरी बना रखी थी। ये पंजाब को कमिश्नरी बना रखी थी, असम कमिश्नरीज बना रखी थी, ऐसे बहुत सारे इन चीजों में 4 कमिश्नरीज। आज हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पर इतने यूनियन टेरिटरीज है, इतने स्टेट्स है। तो ये गवर्नर प्रोविंसेस मतलब ये आज के समय में समझ लीजिएगा कि ये चीफ मिनिस्टर वाला एरिया है, ये मतलब ये फुली ऑर्गेनाइज स्टेट्स है। और ये कमिश्नरी आप समझ लीजिएगा आज के यूनियन टेरिटरीज है। अच्छा, इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946, ये यहां पर चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद रिजल्ट आया, कांग्रेस को कितने मिले भाई, कांग्रेस को 208 मिला, मतलब बहुमत ही मिल गया ना, मेजोरिटी मिल गई यहां पर। अच्छा, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ी, मुस्लिम लीग ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 73 आ गया। उस समय पाकिस्तान यही था क्योंकि 1946 है और पाकिस्तान बना कब 1947 में। अच्छा, इंडिपेंडेंस भी जीते, ऐसी बात नहीं कि इंडिपेंडेंस भी जीत कर यहां आप आए। ये चीजें, ये फैक्ट हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन एनडीए सीडीएस यूपीएससी लेता है और यूपीएससी के दिमाग में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी और करंट अफेयर्स, जिसने ये पढ़ लिया तो क्या आईएएस का प्री और ये सब बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। अब चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं आपको और बताता हूं कि ये क्या है। आप देखें यहां पर हम आगे बढ़े और समझा, मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब आपको पता है कि चुनाव हुए और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई, कांग्रेस ने बनाई है क्योंकि कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी। किसी कारणवश से मतलब कि जो है 1947 में देश आजाद हुआ होगा तो मुस्लिम लीग के लोग पाकिस्तान चले गए होंगे, वहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई होगी, यहां पर थोड़े कम हो गए होंगे। आप देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यहां पर हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, ये चीज हमेशा याद रखो, दिसंबर 9, 1946 को फर्स्ट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुआ है। ये अक्सर ये तो यूपीएससी में, हमारे जमाने में यूपीएससी में आया करता था ये, आजकल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है, पहले फैक्ट आ जाते थे। अच्छा, मुस्लिम लीग बाइकॉट किया है उन्होंने मीटिंग। अच्छा, 11 मेंबर्स, क्योंकि 73 तो थे ही किसके पास, मुस्लिम लीग के पास, तो ये मेंबर्स तो क्या किया इन्होंने, और कुछ राजाओं ने भी, नॉमिनेशंस वालों ने भी थोड़ा सा बाइकआउट कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने ये, तो इतने लोगों ने उसे अटेंड किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखे ये नाम, द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट। कितनी बार ही एग्जाम में क्वेश्चन कि हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और हम कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, यहां पर मिला विद द ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है। वैसे तो ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया किसी और को कहा जाता है यहां पर। अच्छा, लेटर ऑन दिसंबर 11, 1946, देखो ये 9 और 11, 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एससी मुखर्जी, इनके नाम याद रखो क्योंकि ना आज भी हम संविधान पढ़ते हैं तो हमको इनके नाम हमेशा, क्योंकि संविधान कभी मरता नहीं, वो इमोर्टल है यार, कभी कुछ नहीं होना है, संशोधन करते रहोगे आप, लेकिन वो संविधान कभी नहीं, इनके नाम अमर हो गए हैं। आप संविधान के साथ इनके नाम BM राव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एससी मुखर्जी, ये सब लोग अमर हो गए हैं आप संविधान के साथ, जब तक रहेगा संविधान ये रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एससी मुखर्जी वाज देखो द प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड वाइस प्रेसिडेंट
एस.सी. मुखर्जी, ये हो गए। टेम्परेरी डॉक्टर सच्चिदानंद थे। वैसे आपको तो समझते हैं कि जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो एक नया लोकसभा मतलब कि जो एक लैम डेक सेशन होता है और किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सभापति बना देते हैं, वो टेम्परेरी होता है और उसके बाद में परमानेंट लोकसभा मेंबर के चुनाव होते हैं और हम इस चीज को बड़ी आसानी से जानते हैं। तो वो ये लैम डेक सेशन मतलब कि जो लोग चुनकर नहीं आए भाई उनके लिए है और सब मतलब कुल मिलाकर वो एक स्टार्टिंग होता है। किसी भी मेंबर को कहते हैं कि चलो ठीक है, आप सबसे मतलब कि अनुभवी व्यक्ति हैं, आप लोकसभा को आज पहले दिन आप लीड कीजिएगा। देन उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। सेम वही का वही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब या इसके ये आप इसे मतलब कि लोकसभा स्पीकर समझिएगा और इनको डिप्यूटी स्पीकर समझिएगा। ठीक है, यहां पर हो गए वर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली रिस्पेक्टिवली। और ये B.N. राव को जाने आप, वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। क्या थे ये? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एक बात याद रखें, B.N. राव मतलब कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब इनको दुनिया के सबसे ज्यादा ब्रिटेन के और इनके सबके जो भी हमारे देश के अंदर ब्रिटेन का सब कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा था वहां कर रहा था, ये बेहतरीन उसके एक्सपर्ट माने जाते थे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा है। संविधान में इनका जिक्र है B.N. राव का। तो अभी हमने कितने नाम पढ़ लिए? हमने नाम पढ़ लिए मतलब डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने पढ़ लिया, हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ लिया, एस.सी. मुखर्जी पढ़ लिया और हमने B.N. राव पढ़ लिया। हमने तारीख भी पढ़ लिया, हमने 9 दिसंबर 1946 पढ़ लिया, हमने 11 दिसंबर 1946 पढ़ लिया और हमने 1946 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें भी पढ़ लिया कि हाँ इतनी सीटें मतलब प्रिंसिपल स्टेट्स को 93 दिया गया था और यहां पर 290 मतलब और 389 कुल मिलाकर सीट्स थी जो चुनाव कराए थे। अच्छा, ये चुनाव किसके अंडर हुए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हुए थे और बकायदा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज थी मतलब जिनको किनको मतदान करना है किनको नहीं करना, बिल्कुल मतलब एक डेमोक्रेटिकली ये काम हुआ था। मतलब जिन्हें हमारा संविधान बनाया वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, कोई भी ऑटोक्रेट्स नहीं था कि उठा लिया, नॉमिनेट कर लिया और उठा लिया। अंग्रेजों के भी लोग मतलब कि प्रिंसिपल स्टेट्स भी आए तो वो भी सिविल सोसाइटी से भी आए, ऐसा नहीं कि राजघराने से लोग आए, सिविल सोसाइटी से, एजुकेशन से, उन सब चीजों से होकर आए, तब जाकर हमारा संविधान बना। आप देखो दिसंबर 13, 1946 ये जवाहरलाल नेहरू मूड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का क्वेश्चन कितनी बार आ गया? इसी को तो प्रेम्बल कहा बाद में। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को उन्होंने 13 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर क्या किया या और इसी को ये क्या फिलोसफी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी है ये प्रेम्बल, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है। और इसी से भाई हमारे देश का संविधान कैसे होगा, क्या जस्टिस होगा, इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे होगा, सोशल जस्टिस कैसे होगा, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे होगा, फैटर्निटी क्या होगी, मतलब सब सारी चीजें मतलब प्रेम्बल को पढ़ते हैं तो अपन को देखते हैं कि हाँ कहां प्रेम्बल है, किससे ली है, कहां नहीं। तो ये चीजें हमारी प्रेम्बल अमेरिका से इंस्पायर्ड है। अच्छा देखें, आपकी इन सब चीजों को आपने देखा है और समझा होगा कि हाँ सर मुझे कौन सी तारीखें याद रखनी है और कौन सी तारीखें नहीं याद रखनी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों को यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तारीख के याद रखना पड़ती है, तारीखें नहीं याद रखेंगे, नाम नहीं याद रखेंगे तो फैक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फैक्ट पर डिपेंड करता है। फैक्ट को लर्न करना पड़ता है क्योंकि फैक्ट तो जान होती है ना किसी सेंटेंस की, तो बस ये चीजें रह जाती है। अब देखो यहां पर मैंने कहा कि द रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली एडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 2। देखो जनवरी 22, 1947 इट्स मॉडिफाइड वर्जन इज द प्रीएम्बल। मैंने क्या कहा आपको, जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, up later then it become the preamble and the basic structures, it is called the philosophy of the constitutional structures। तो ये फिलोसफी ऐसे कहते हैं ना कि द प्रीएम्बल इज नॉट मतलब कि जो है कैन नॉट बी अमेंडेड, पर इसको तो अमेंड किया गया था। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो जोड़े गए थे, हमको सब पता है और ये और आगे भी भविष्य में लोग इसको अमेंड कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को कौन रोक सकता है सारी चीजें, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पत्थर के वकील हो गई, एलियन आए थे और संशोधन करके गए, संविधान बना करके, सब यहीं के लोग थे। सब कुछ हो सकता है, पूरा संविधान चाहे तो कोई पूरा संविधान संशोधित कर सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड्स करता है कि लोग इसको कितना अडॉप्ट करते हैं और रिएक्शन उनका क्या होता है। अब देखो मैंने क्या, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबैटन प्लान, ठीक है ना, अब 3 जून, इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है और इसे माउंटबैटन प्लान भी कहा जाता है 1947 का, फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। चलो इसी ने फॉर द पार्टीशन ऑफ द 2 डोमिनेंट स्टेट्स बने थे, एक पाकिस्तान और एक भारत, क्योंकि मन तो था ना, जवाहरलाल मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम दोनों कम्युनिटी में आपके खान पान, रहन सहन, शादी रिवाज, ये सब कुछ अलग है, बहुत मुश्किल है एक साथ रहना। और आज अंदाजा लगाओ यार, पाकिस्तान के 28 करोड़
ठीक है ना, और मतलब कि 17-18 करोड़ बांग्लादेश के, और अपने खुद के मुसलमान मतलब कि यहाँ पर 30-28 करोड़, तो कितने लोग हो जाते हैं, मतलब कि 70-80 करोड़ मुसलमान हो जाते हैं और 70-80-90 करोड़ वाले हिंदू हो जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव होते तो दोनों की जमती तो है ही नहीं, जरा जरा से में रैलियों में तो लड़ लेते, जरा जरा से जमती, तो कब कितने कत्लेआम होते, हर लोकसभा चुनाव में कितना बहुत गड़बड़ हो जाती है। अच्छा हुआ पाकिस्तान बना। देखे यहाँ पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। असेंबली के अंदर चेंज किया, क्यों अब उन्होंने सरप्राइज, इट वाज द ब्लो फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि ब्लो फ्रॉम द ब्लू एक फ्रेज है, मतलब कि फॉर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आप पूरा चेंज करना पड़ेगा भाई। वैसे भी उन्होंने भाई पहली असेंबली में 211 लोग ही अटेंड किए थे, मतलब वो बॉयकॉट तो शुरू से ही किए थे क्योंकि अंदाजा था, और अंग्रेजी भी चाहते थे कि यार अलग से दे ही दिया जाए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या चेंज हुआ, द एक्ट एम्पावर द असेंबली एब्रोगेट अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द रिलेशन टू इंडिया। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जितने भी कानून अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में बनाए थे उन्हें बदलने, उन्हें खत्म करने का अधिकार इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पास आ गया था भाई, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास आ गया था इतना ही अधिकार। और द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये क्या थी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तभी तो मैंने उनको आपको कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप स्पीकर, लोकसभा स्पीकर मान लो, और एस.सी. मुखर्जी को आपको डिप्टी स्पीकर मान लो, और जवाहरलाल नेहरू साहब को आप प्रधानमंत्री मान लो, और उनका जो कैबिनेट है वो जो दूसरे मंत्री हैं सभी। उस समय विपक्ष भी था, सब एक साथ ही बैठते थे, कोई सरकार और विपक्ष नहीं, सारे मेंबर जितने भी मेंबर बैठे थे 250-250 लोग, वो सब चर्चा करते थे। बेहतरीन उन्होंने काम, इतना सौहार्दपूर्ण काम हुआ कि जिसका जवाब नहीं है। अच्छा देखें, whenever the assembly met as the constituted body it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जब वो संविधान बनाने का काम करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद लीड करेंगे। इसलिए संविधान में आखिरी संविधान देखना, लिखना बाई द B.R. अम्बेडकर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारतीय संविधान के ऊपर लिखा हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द भीमराव अंबेडकर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा हुआ है भारतीय संविधान के ऊपर। आप नया मतलब कि जो ओरिजिनल आप कॉपी देखिएगा तो क्या है, जब भी कानून बनेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसको चेयर करेंगे। और जब भी एंड व्हेन इट मेड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड एज ए जेवी मालवंकर। इसलिए जेवी मालवंकर को लोकसभा के पहले स्पीकर कहा जाता है। इट कंटिन्यू टिल नवंबर 1946, जब तक संविधान लागू नहीं हो गया ठीक से ये चीज चलती रही, जब तक जो देश नया देश बन रहा था, बल्कि नई जो चीजें चल रही थी, जो हम अभी उसको रेगुलेट करने के लिए एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम कर रही थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर रहे हैं। मतलब नया संविधान बनाने का काम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और जो देश चल रहा है उसमें अभी जो कानूनों की जरूरत पड़ेगी वहां पर वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है और उसमें मालवंकर साहब उसको लीड करेंगे कि अभी क्या जरूरत है। और भविष्य का संविधान तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चेयरमैनशिप में बनी रहा था, ये भी चीज है। तो इन चीजों को आप समझो, तारीखें समझे आप कि तारीखें हमारे लिए क्या जरूरत है। 3 जून क्या है, ठीक है, 22 ये वाला क्या है, 22 जनवरी क्या है, प्रीएम्बल को कैसे अडॉप्ट किया, ये सब आप चीज समझेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज ये नहीं होगी भाई, समझने वाली चीज है ना कि हाँ ठीक है भाई, देश का संविधान इतना द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई थिंक द फैंटास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इट इज। तो ये जब कहा व्हाई इट हैज द एलिफेंट साइज या एलिफेंट साइज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज मेनी डाइवर्सिटीज इन आवर इंडिया एंड वी हैव टू यूनाइटेड टू देम। तो इसके लिए तो इतने बड़े की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। अब छोटे छोटे देश है दुनिया में अंदर, मतलब कि और उनको कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हाई जरूरत है। अब अमेरिका पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमता है क्योंकि स्टेट्स को उन्होंने अलग अलग मतलब एक संविधान बनाने को दे दिया कि भाई तुम स्टेट्स वाला अपना अलग अलग संविधान बना दो, हम देखेंगे करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स, बाकी तुम सब मैनेज करो। लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो सकता था क्योंकि वो अब उनके पास आर्मी, आज़ादी भी हमारे 150-200 साल पहले मिल गई थी उनको, तो ये चीजें रह गई। लेकिन हमारे यहाँ फिर ये हुआ तो हमने कहा नहीं, फेडरल सिस्टम लेंगे लेकिन रिजिड यूनियन पर रहेंगे, क्योंकि देश पहले राज्य ये सब टुकड़े टुकड़े थे, हमने कहीं इतनी ही प्रिंसिपल स्टेट्स को जोड़कर तो देश बनाया था। अब उसको हम एक फेडरल, फुली फेडरल कर देते तो दिक्कत होती है हमको, कितने ही विद्रोह होते। और देश में जब देश आजाद हुआ तो 92 तक तो यार 90 तक मतलब 90-80 तक तो हम परेशानी होते रहे, मिलिटेंट्स, मॉइस्ट, टेररिज्म और दूसरी इन चीजों से, मतलब कि कभी देखें तो 65 एरियाज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम द नक्सलाइट्स, मॉइस्ट, मिलिटेंट, टेररिज्म एंड सो मेनी अदर वायलेंट एक्टिविटीज।
तो यहाँ पर कोई खालिस्तान मांग रहा है तो कोई फलाना मांग रहा है, तो ये सब चीज चलता रहा। इसलिए रिजिड यूनियन हमको एक करके रखी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कहा, इट रेक्टिफाई, देखो रेक्टिफाई क्या होता है, रेटिफाई करना इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ इन 1949। आपको तो पता ही होगा कॉमनवेल्थ क्या है। ब्रिटिश जो मोनार्क है, ब्रिटिश मोनार्क नहीं है, ब्रिटेन ने जहां जहां पर राज किया था, ऐसा कहते हैं कि 65 कंट्रीज में उन्होंने राज किया था। अब राज करने के बाद जब उन्होंने एक कॉमनवेल्थ बनाया था, कॉमनवेल्थ एक ग्रुप बनाया था, कॉमनवेल्थ बनाया था, जहां पर उस ग्रुप में जो भी आता था उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं देते। आपको तो पता है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, CWG होता है। CWG हमारे यहाँ भी हुआ था, भयंकर करप्शन हुआ था, कलमाड़ी जेल भी गया था, कांग्रेस का शासन भी था, और उसी में मनमोहन साहब की 2014 में सरकार भी गई थी। 2G कोल और ये CWG वाला, ये यहाँ पर आपको भी पता होगा, 5 रुपए की ग्लास को 250 रुपए में खरीदा था, ठीक है ना। ट्रेडमिल को 1.5 लाख के ट्रेडमिल को 5 लाख रुपए पर किराए पर लिया था। मतलब ये सब सुने होंगे आप, मतलब कि ये इसी में 2014 की सरकार भी, मतलब कि जो है 2014 में ही सरकार जो बनी थी ये थी। अच्छा, रेटिफाई कॉमनवेल्थ, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर्स बने, कब बने भाई, एक बात याद रखिए, 49 को हम कॉमनवेल्थ के मेंबर्स बन गए। आज भी हम ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। आप बताओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये ब्रिटेन का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका नहीं है, अमेरिका ब्रिटेन का कभी हिस्सा था, लेकिन वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है। हम तो सुपर पावर है, हम कॉमनवेल्थ का क्यों रहेंगे, हमको थोड़ी ना जरूरत है। सही बात है ये भी। अच्छा देखिए, इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, ये भी याद रखना कि नेशनल फ्लैग को हमने जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया था। जो आप 15 अगस्त को अनफल करेंगे उसको आप क्या करेंगे, ये जुलाई 22, 1947 को आपने अडॉप्ट किया है, ये भी चीज आप समझे। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, देखो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग ऑन जून 1950 को हमने नेशनल एंथम, ये सब डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ये फैक्ट है। इनको आप ये नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग को हमने कब अडॉप्ट किया, ये सब चीजें चाहे कॉन्सेप्ट में आए या फैक्ट में आए, ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जून 1950। इसीलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्यों, क्योंकि हमने जून 1950 को हमने उनको पहला देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। किसने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहां से आई थी, 1946 के इलेक्शन के जरिए आई थी, कोई हमने थोड़ी ना इनको ऐसे बना दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशन, कितने सेशन, 11, याद रखे, ओवर 2 years 11 month एंड 18 days, इतने दिन में इसके इतने सेशन हुए, 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, मतलब इतने सेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अबाउट 60 कंट्रीज, 60 देशों के संविधानों को हमने समझा। तभी तो कहते कि यार फंडामेंटल कहां से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिया है, ये डीपीएसपी कहां लिया है, हमने आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया हुआ है। तो ये सब हम देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया, इंस्पायर्ड टू द रशिया से है। तो ये सब चीजें कहां से है, जब हम दूसरे को पढ़ेंगे ना, अब एक घर बनाते हैं, अरे पापा उनका जो गैलरी बहुत अच्छा बना, अरे पापा रोहित के यहाँ जो बाथरूम बना, बेडरूम बना, अरे पापा उसके यहाँ किचन, तो ये ऐसा देखकर हम उसको घर को निर्माण मतलब बनाते हैं। ऐसे हमने सब संविधान बनाया, तो हमने 60 देशों के संविधानों को, उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छे से देखा, और फिर जाकर हमने इतने 64 लाख रुपए खर्च करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सेशन करके भारत का संविधान तैयार किया। ऑन जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली held its final session को देखे जनवरी, however did not and continued as the provisional parliament of June Indian parliament from January 26, 1950 till the formation of new parliament 1952। और ये सब चलता रहा। 1952 में नया चुनाव हुआ, नई सरकार आ गई, और ये सब कुछ का आपको मैं बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ना 1957 के अंदर डिसॉल्व की गई। 1953 कैसे पता चला मुझे, मैंने अभी कल अखबार पढ़ा, 370 आर्टिकल 370 पर चर्चा चल रही है, उसी में पढ़ा है कि भाई जब प्रोविजन दिया था, तो प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1957 में डिसॉल्व होने के साथ ही खत्म हो गया। तो हाउ कैन इट बी ए परमानेंट प्रोविजन which was the temporary provision inserted in the constitution of the India। तो ये चीजें थी। तो इन सब चीजों को समझे, आगे मैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत जरूरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये देखे कितने कमिटीज बनी थी, मेजर कमेटी, माइनर कमिटीज, और तमाम सारी चीजें मैं आपको अगले एपिसोड पे समझाऊंगा। इसको अच्छे से पढ़ना और समझना। जय हिंद।